ऐसा क्या हो गया कि 7,000 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी 1400 करोड़ के अंदर 10 महीने के अंदर बिक जाती है। इन्वेस्टर से 2800 करोड़ रुपए रेस करने के बावजूद भी कंपनी को 1400 करोड़ में बिकना पड़ता है। आज हम बात करेंगे ई कॉम एक्सप्रेस के बारे में। ऐसी क्या गलतियां हो गई स्टार्टअप के साथ में जिसके चक्कर में इनको अपने आप को बेचना पड़ गया। जिस कंपनी का आईपीओ आने वाला था, जिन्होंने ई कॉम स्पेस के अंदर सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करी, जिनकी कॉस्ट पर शिपमेंट सबसे लो थी, उसके बावजूद भी उनको बेचना पड़ गया। कहानी की शुरुआत होती है 2012 के अंदर, जहां पर ब्लू डार्ट से 4 सीनियर दोस्त मिलके एक कंपनी शुरू करने का प्लान करते हैं। उनको पता होता है कि ई कॉमर्स स्पेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, कैश ऑन डिलीवरी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो इसके लिए कोई ना कोई लॉजिस्टिक कंपनी होनी चाहिए। 2013 के अंदर इस आइडिया को ये स्टार्ट भी कर देते हैं और कुछ ही महीने के अंदर ये अपना पहला राउंड रेस करते हैं। अब देखते ही देखते कंपनी बहुत ही तेजी से फंड राउंड रेस करना शुरू करती है। अगस्त 2014 के अंदर ये पहला इंस्टीट्यूशनल राउंड उठाते हैं $16.5 मिलियन का। जून 2015 के अंदर ये $133 मिलियन का राउंड रेस करते हैं। 2017-2019 के अंदर छोटे छोटे राउंड रेस करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए। उसके बाद आता है दिसंबर 2020, जहां पर $250 मिलियन का राउंड ये रेस करते हैं। और ये जो पैसा रेस किया जाता है ये आईपीओ के लिए किया जाता है, क्योंकि कंपनी का प्लान होता है कि वो आईपीओ निकालेंगे। 2020 के अंदर कंपनी की एक और बुरी खबर भी आती है, जहां पर कंपनी के जो को फाउंडर होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। फिर मार्केट सिचुएशन के चलते कंपनी को अपना आईपीओ रोकना पड़ता है। फिर ये 1-2 राउंड और रेस करते हैं। उसके बाद में एक और बुरी खबर आती है, जहां पर कंपनी के फाउंडर और सीईओ की डेथ हो जाती है। यहाँ पर रिपोर्ट्स कहती हैं कि जो कंपनी के सीईओ होते हैं उनकी तबीयत कुछ टाइम से खराब चल रही होती है और कंपनी ने ऑलरेडी सक्सेसर प्लानिंग कर ली है। उनको पता है कि कौन आएगा उनके रोल के अंदर और किस तरीके से उस रोल को भरा जाएगा। कंपनी स्टार्ट करी थी 4 दोस्तों ने मिलकर, जिसमें से 2 जा चुके थे। ज्यादातर लोगों को उम्मीद होती है जो बचे हुए 2 को फाउंडर्स होते हैं उनमें से ही कोई निकल के आएगा एज अ सीईओ। बट फिर रिपोर्ट्स निकल के आती है ऑलरेडी ही कंपनी के पास में उनका सीईओ है। सितंबर 2023 में ही अजय जी को हायर कर लिया जाता है, जो कि एयरटेल के एक्स बिजनेस हेड होते हैं। उनको एमडी और सीईओ बना दिया जाता है। और यहाँ पर गेम होती है कि उनको लॉजिस्टिक्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। उनको बस एक ही रूल से लाया जाता है कि भाई आपको आईपीओ निकालना है जल्दी से जल्दी। ये आते ही सबसे पहले कॉस्ट कटिंग करके 30% अपनी कॉस्ट को नीचे ले जाते हैं। अब कॉस्ट अगर आप कम करोगे तो जरूरी नहीं है कि आप उस लेवल की एफिशिएंसी मेंटेन कर पाओगे। वही होता है, कंपनी की सर्विस खराब होनी शुरू हो जाती है। कंपनी के अंदर बुरे कल्चर की भी रिपोर्ट्स आनी शुरू हो जाती है। जो कंपनी के टॉप मैनेजमेंट्स होते हैं वो छोड़ के जाने लग जाते हैं। जो कंपनी के सीबीओ थे, जो कि 8 साल से काम कर रहे थे, वो ब्लू डार्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। जो ऑपरेशन हेड होते हैं वो डिलीवरी को ज्वाइन कर लेते हैं। जो नेटवर्क ऑपरेशन संभाल रहे होते हैं वो डीटीडीसी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो 1 साल के अंदर कंपनी अपने टॉप मैनेजमेंट के सीएक्सओ लेवल के बहुत सारे बंदे खोती है। साथ में बहुत ही दबा के नेगेटिव रिव्यूज आते हैं। लोगों के पास प्रोडक्ट बहुत लेट पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, या कस्टमर के साथ में फ्रॉड हो रहा होता है। सबसे पहले रिलायंस यहाँ पर आवाज उठाता है कि भाई हमको आपकी सर्विस पसंद नहीं आ रही है, हम ऑल्टरनेटिव ट्राई कर रहे हैं। इनका जो सबसे बड़ा कस्टमर होता है मीशो, वो भी अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाने लग जाता है वॉल्मो के नाम से, जो आज मीशो की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन है। मेरे हिसाब से मीशो वालों ने वॉल्मो की शुरुआत इसलिए करी थी क्योंकि उनको समझ में आया था कि अगर हमको ग्रो करना है तो हमको लॉजिस्टिक्स अपने हाथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि ई कॉम एक्सप्रेस की क्वालिटी नीचे जाती हुई दिखाई दे रही थी। इन 2 बड़ी चीजों के चक्कर में कंपनी की टॉप लाइन भी कम होती है, मतलब उनका रेवेन्यू भी घटता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ में कंपनी लॉसेस भी रिपोर्ट करने शुरू कर देती है बड़े बड़े। कंपनी इंडिया जैसी प्राइस सेंसिटिव कंट्री के अंदर सस्ती सर्विस देने के बावजूद, फास्ट डिलीवरी देने के बावजूद भी कस्टमर की फर्स्ट चॉइस नहीं रहता है। फिर आता है सबसे बड़ा बवाल, इनका आईपीओ। ये अपने डीआरएचपी के अंदर, जो कि आपको आईपीओ फाइल करने के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, उसके अंदर बहुत सारे अनाप शनाप बातें लिखते हैं। इन्होंने अपने फाइनेंशियल ईयर 24 के शिपमेंट काउंट को बताया 514.41 मिलियन यूनिट्स। डिलीवरी वालों ने बोला भाई ये फ्रॉड है, एक्चुअल नंबर 450 मिलियन के आसपास होगा, क्योंकि इन्होंने कैलकुलेशन में मिस्टेक करी है। इनका कैलकुलेशन का तरीका ही अलग है। ये आरटीओ को एक अलग ऑर्डर की तरह ट्रीट करते हैं। अगर मैं किसी भी ऑनलाइन स्टोर से कोई प्रोडक्ट मंगाता हूं तो इनका डिलीवरी सर्विस वो मेरे तक पहुंचाएगा, बस कहानी खत्म। ये एक काउंट हो गया। अब मुझे अगर वो पसंद नहीं आया
वो वापसी जा रहा है, तो वो भी अलग काउंट कर रहे थे। डिलीवरी वालों का कहना था कि भाई हम इसको एक ही कंसिडर करते हैं कि भाई एक ही शिपमेंट करी है, चाहे वो आरटीओ भी आई है। बट इन्होंने दोनों को अलग अलग ट्रीट किया है। इसकी वजह से एक्चुअल नंबर 450 मिलियन हो सकता है। इन्होंने बोला हमारी जो शिपमेंट कॉस्ट है वो 40 रुपए के आसपास आ रही है, जो कि इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट है। बट डिलीवरी वालों ने बोला कि इसके अंदर आरटीओ कॉस्ट इंक्लूड नहीं करी गई। ये जो शिपिंग वाली कैलकुलेशन की मिस्टेक है या फिर मैनिपुलेशन है, इसकी वजह से 7 रुपए और ऐड होने चाहिए। जो कंपनी ने कॉर्पोरेट कॉस्ट डाली है वो बहुत वेग है, उसको ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया गया। और सबसे बड़ा बवाल, कंपनी कह रही है कि भाई हम 27,000 से ज्यादा पिन कोड्स में डिलीवर करते हैं। बट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करके चले तो इंडिया के अंदर 19,300 पिन कोड्स ही है। तो 7,500 पिन कोड्स नए कैसे जनरेट कर दिए इन्होंने। तो कहीं ना कहीं आईपीओ के डीआरएचपी के ऊपर जो डिलीवरी ने बहुत सारे पॉइंट्स उठाए, उसकी वजह से इनका आईपीओ फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा था। कहीं ना कहीं वो होल्ड पे डल गया। अब 2024 के एंड आते आते इनके जो टॉप कस्टमर थे इनको छोड़ के जा चुके थे। इनका आईपीओ फ्लॉप हो चुका था। इनको मार्केट से फंड्स नहीं मिल रहे थे। इनका जो लास्ट राउंड था वो आईपीओ से पहले का था, जून 2024 का। तो कंपनी के कस्टमर्स उनको छोड़ के जा रहे थे। उनकी टॉप मैनेजमेंट उनको छोड़ के जा चुकी थी। कंपनी की फाउंडिंग टीम उनको छोड़ के जा चुकी थी। 2 को फाउंडर्स की डेथ हो गई थी। कंपनी के मल्टीपल आईपीओ अटेम्प्ट फेल हो चुके थे और कॉम्पिटिटर्स बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। जैसे अगर मैं क्विक कॉमर्स की बात करके चलूं तो इन्होंने वो पूरी रेस ही छोड़ दी। हमने देखा शैडोफैक्स हो गया, एक्सप्रेस बी हो गया या जेप्टो हो गया, सब ने क्विक कॉमर्स में बहुत तेजी से कैपिटलाइज किया, बट ये वहां पर कुछ नहीं कर पाए। फिर फाइनली खबर निकल के आती है कि डिलीवरी ई कॉम एक्सप्रेस को खरीद रहा है 1407 करोड़ के अंदर और ऑल कैश डील के अंदर, मतलब पैसे दे रहा है और इन रिटर्न कंपनी को खरीद रहा है 99.4% स्टेक्स को। डिलीवरी की हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं रही है। उन्होंने स्पॉट ऑन को खरीदने की कोशिश करी थी, बट वो बहुत बुरा साबित हुआ इनके लिए। अब कंपनी इनको भी खरीद रही है क्योंकि अभी पेंडिंग है, सीसीआई का अप्रूवल आना है, बट बहुत हाई चांसेस है कि अप्रूवल आ जाएगा। बट क्या ये डील डिलीवरी के लिए अच्छी रहेगी या फिर नहीं, ये टाइम बताएगा। बट डिलीवरी की मैनेजमेंट का कहना है कि ये स्पॉट ऑन जैसा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बट यहां पर बहुत सारे लोगों को नुकसान होने वाला है। ऑलरेडी इन्वेस्टर्स ने तो लॉस किया ही, क्योंकि उन्होंने जितना पैसा डाला था उससे कम पैसा उनको देखने को मिला है। कंपनी के पास में 50,000 एम्प्लॉइज है, जिसमें 16,000 फुल टाइम एम्प्लॉइज है। तो कंपनी सारे के सारे एम्प्लॉइज को तो रिटेन करने नहीं वाली। बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि ओवरलैप कर रहे होंगे। जो ओवरलैप कर रहे होंगे उनकी नौकरी जाती हुई दिखाई देगी। बट डिलीवरी के पास में एक एडवांटेज यहाँ पर रह सकती है, क्योंकि उन्होंने अपना कॉम्पिटिटर खरीद लिया है। मार्केट में कंपटीशन कम हो जाएगा तो प्राइस कंट्रोल उनके पास में आ सकता है। तो आज की केस स्टडी से हमको सीखने को क्या मिलता है? सबसे पहली चीज डाइवर्सिफिकेशन। अगर बिजनेस करना है ना, तो खाली एक बंदे के ऊपर डिपेंड मत हो जाओ। ये सिर्फ नीशो के ऊपर डिपेंडेंट थे। नीशो ने जैसे ही वॉल्वो को डबल डाउन करा, इनका बिजनेस डूबता हुआ चला गया। और ये पहला इंसिडेंट नहीं था इनके साथ में। जब 2022 में शॉप्सी इंडिया छोड़ के गया था, तब भी इनको लॉस बियर करना पड़ा था। तो आप उस टाइम सीख सकते थे कि हमको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए, मल्टीपल क्लाइंट्स रखने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि अगर हमको कंपनी के अंदर सीईओ हायर करना है तो हमेशा हमको जो स्पेसिफिक इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है उसी को ही हायर करना चाहिए। तीसरी लर्निंग है सक्सेसर प्लानिंग। कंपनी के अगर फाउंडर्स कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं तो आपके पास में ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए। आपके पास में एक सक्सेसर होना चाहिए जो कि पहले से ही लंबे टाइम से एक फाउंडर के नीचे ट्रेन हो रहा है, ताकि उसको फाउंडर का कल्चर सब कुछ समझ में आए। क्योंकि जब कोई नया बंदा कंपनी के अंदर एंट्री मारता है तो कंपनी का कल्चर, कंपनी के काम करने का तरीका, कंपनी का डिसिप्लिन सब कुछ बदल सकता है। चौथी लर्निंग है कॉस्ट कटिंग। हर बिजनेस ओनर चाहता है कि भाई मैं कॉस्ट कटिंग करूं, बट कॉस्ट कटिंग की वजह से कई कई बिजनेस के अंदर क्वालिटी नीचे चली जाती है, और क्वालिटी नीचे जाने से आपका कस्टमर आपसे दूर जा सकता है। और पांचवी और सबसे आखिरी लर्निंग है, अगर आप कभी भी आईपीओ निकालने का प्लान कर रहे हो तो प्लीज अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर दो। जो हमने डेटा लिखा है वो सही लिखा है या फिर नहीं लिखा है। आपने अपने नंबर ऑफ पिन कोड्स ही बढ़ा दिए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए ही नहीं है।
इससे बड़ा ब्लंडर क्या हो सकता है भाई, ये तो इंटर्न्स वाली मिस्टेक है। तो चलिए आज की केस स्टडी यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा, ये केस स्टडी वैल्यूएबल लगी होगी और आपको समझ में आ रहा होगा बिजनेस किस तरीके से करना चाहिए, एक ब्रांड ढूंढते हुए से हम क्या क्या सीख सकते हैं। मेरा आइडिया यही है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, करना चाहते हो, तो मैं आपकी मदद कर पाऊं। तो चलिए बाय, गुड नाइट, शुभ खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना। शहजादा मैं हुआ